आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा। लेखक महापंडित्यान। प्राकथन। मैंने अपनी श्रेष्ठ यात्रा को तिब्बत से लौटते ही प्रेस में दे दिया था, किंतु कुछ कारणों से 36 पृष्ठ तक छपकर काम रुका रहा, और अब तीसरी बार तिब्बत से लौटने के बाद ये पुस्तिका पाठकों के हाथ में जा रही है। 128वें पृष्ठ के बाद 2-3 पृष्ठ लुप्त हो गए हैं, इसलिए वहां सिलसिला कुछ टूटा सा मालूम होगा। प्रूफ देखने में पंडित श्रुदय नारायण त्रिपाठी M0A0 साहित्य रत्न से बहुत मदद मिली, तो इसके लिए श्रुन्य धन्यवाद देता हूँ। यात्रा के अंतिम 2 अध्याय सरस्वती में निकले थे। चित्र सरस्वती तथा प्रवासी बंगला में प्रकाशित हुए थे। ब्लॉकों के देने के लिए हम दोनों पत्रों के आभारी हैं। पटना 631637। राहुल साकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा। प्रथम खंड। लासा से उत्तर की ओर। पया फेनबो 30 जुलाई 34। प्रिय आनंद जी, कलिम्पोंग में लासा तक वही पुराना रास्ता था, इसीलिए उसके बारे में विशेष लिखने की आवश्यकता न थी। लासा में 2 महीना 11 दिन रहे। इस बीच में विनय पिटक के अनुवाद तथा विज्ञप्ति के उस भाग को संस्कृत में करने के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण तालपत्र के संस्कृत प्रिंटों, अभिस्मय अलंकार टीका और वादन्याय टीका की खोज पाने का सौभाग्य मिला। दोनों पुस्तकों के फोटो ले लिए। एक कॉपी अपने पास रख निगेटिव सहित एक प्रति पटपना श्री शून्य जायसवाल जी के पास भेज दी है। अब की बार यहाँ भिक्षुओं तथा गृहस्थों के नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण भी संग्रह कर रहा हूँ। बहुत कुछ कर चुका हूँ। तिब्बत में चित्रकला पर एक लेख लिख चुका हूँ, जो किसी हिंदू पत्र में भेज दूंगा सचित्र। साथ ही यहाँ के चित्रकारों के सभी रंग, उनके बनाने का ढंग, तुलिका आदि का संग्रह किया है। तिब्बती भाषा की दूसरी और तीसरी पुस्तकों को छापने के लिए कलकत्ते भेजा था। रास्ते में उसी थैले में किसी ने शराब रख दी, जिससे भीगकर पुस्तक के कितने ही भाग अपाठ्य हो गए। विनय पिटक के हिंदी अनुवाद को भी आदमी के हाथ ही ज्ञानची जहाँ की अंग्रेजी डाकखाना है भेजा है। देखिए सकुशल पहुँच जाए, तब नहीं तो योगिनी डाकिनी के मुल्क में कहीं फिर बोतल लुढ़क गई, तो वह भी राम राम सत्य। अपने राम ने तो कसम खा रखी है कि यदि लिखी हुई कोई पुस्तक एक बार गुम या नष्ट हो जाए, तो फिर उसमें हाथ नहीं लगाना। हाँ, तो फेनबो पुराना फनयूज की यात्रा की क्यों जरूरत पड़ी? 10वीं सदी से 13वीं सदी तक कितने ही अच्छे अच्छे विद्वान इसी प्रदेश में हुए थे। मेरे एक विद्वान मित्र का कहना है कि फेम्बो हमेशा तंत्र मंत्र से बगावत करता रहा है। रावण की लंका में विभीषण के समान दीपंकर श्री ज्ञान के प्रशिष्य पंडित शरअब्बा तो मंत्र तंत्र के इतने कठोर विरोधी थे कि पीछे दूसरों को हलफ लेकर गवाही देनी पड़ी कि शरअब्बा मरने के बाद जरूर नके में गया। इतने से भी फेम्बो हमारे जैसे नास्तिकों के लिए चाचैनपो परम पवित्र ठहरा, किंतु पत्ने हो से शायद ई जानिब इधर तशरीफन लाते। मालूम हुआ कि इधर 10वीं से 13वीं शताब्दी तक के कितने ही विहार हैं, जिनमें रेडेड में तो निश्चित ही थोड़ी सी वालपत्र की पुस्तकों के होने की बात बतलाई गई है, और संभावना औरों में भी है। वस्तुतः यही कारण है इधर आने का। जब पुस्तक के लिए आना था, तो उसके लिए विशेष तैयारी करनी जरूरी थी।
यद्यपि सभी पुराने मठों के लिए पुस्तकें दिखाने आदि के काम के लिए भोट सरकार से चिट्ठी मिलने वाली है, किंतु अभी उसमें कुछ देर थी, इसीलिए ये 2 सप्ताह की यात्रा उसके बिना ही करनी पड़ रही है। हाँ, भोट के वर्तमान राजा रेडिन रिम्पोछे ने एक पत्र अपने रेडिन मठ के लिए दे दिया है और शिकम की महारानी के भाई रक्का कुशोने तक के लिए चिट्ठी दे दी है। इसी तरह 2-3 और चिट्ठियां मिल गई हैं। चिट्ठियों के बाद दूसरा प्रश्न था साथी सवारी का। छूश्र के स्वामी साहू पूर्णमान ने अपने 6 खच्चरों तथा खच्चरवाले को दे दिया। सवारी का प्रश्न तो इस प्रकार हल हो गया। रहा साथियों का, इसके सिवा एक फोटोग्राफर की भी आवश्यकता थी। हमारा रोजेफ्लेक्स कैमरा पुस्तकें छापने से इनकार करता है। सौभाग्य से लासा के फोटोग्राफर श्री लक्ष्मीन ने चलना स्वीकार कर लिया, किंतु अभी एक और साथी को जैसे बने इंची मिंची जरूर ही ले जाना था, क्योंकि हम ऐसे प्रदेश में जा रहे हैं जहां संख्या और पिस्तौल बंदूक ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। हमारे खच्चरों के सरदार सोनमग्यात्मा छन पुण्य ध्वज खाके पूर्वीय तिब्बत के हैं, जहाँ की कहावत है तुम अपने ही भरोसे पर जी सकते हो। उन पर पूरा भरोसा है। अपने राम तो हथियार बांध ही नहीं सकते। हाँ, जो चौथे साथी मिले उनका जन्म शयम 2 का है, जहाँ पर भी गोली गट्ठा लेकर 90-100 आदमी मिलकर ही मंजिल तय कर सकते हैं, किंतु वे भी तलवार के धनी नहीं है। गेंदुन छो फेलू संग धर्मवर्धन, यही उनका नाम है। अच्छे चित्रकार हैं तथा इतिहास और न्याय शास्त्र में अच्छा प्रवेश रखते हैं। कह सुनकर उनके कंधे से भी एक साथ गोली का पिस्तौल एवं कारतूसों की माला लटकाई गई। श्री लक्ष्मीरन को लोग नातीला के नाम से जानते हैं। उनकी नानी नाती कहा करती थी। फिरिश्तों ने लासा पहुंचने पर इस नाम को यहाँ पहुंचा दिया, फिर लाजी जोड़कर भोटवासियों ने उन्हें नातीला बना दिया। बुढ़ापे तक अब उन्हें नातीला ही होकर रहना है। हाँ, तो नातीला को बहुत ऐतराज था एक छोटा सा 7 गोली का तमंचा बांधने पर। उनका कहना था हमारी छाती पर बग्ब मिट्टी को 11वीं शताब्दी के आचार्य स्मृति ज्ञान कीर्तिक नाम से फर्जी बनवाई मिट्टी की छोटी मूर्ति रहती है। हमारे ऊपर गोली नहीं लग सकती। कहने पर उन्होंने पिस्तौल द्वारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया। खैर, किसी तरह वे भी पिस्तौल लटकाने को राजी हुए। सोनम ग्यल्मा छन उच्चारण सोनम ग्यंज ने कहा कि 18वीं तिथि छठे मास की 30 जुलाई ही को चलना अच्छा है। 20 को थम्व =0 आ जाएगा और आगे भी साइत अच्छी नहीं। इस प्रकार भाज 8 बजे तैयारी करते कराते लासा से निकले। साथ में फैम्बो में चराई के लिए छू सिंशर के बाकी 6 खंचर तथा उनका दूसरा आदमी था। आजकल वर्षा ऋतु है। भूले भटके कितने ही बादल हिमालय के इस पार भी चा पहुंचते हैं, और मैदान और पहाड़ जिधर देखो उधर ही हरी मखमली छोटी छोटी घास बिछी हुई है। भोट देशियों का इस स्पंग हरियाली पर नाश करना बजा है। 3 मास के लिए तो यहाँ की पर्वतमालाएं अद्भुत सौंदर्य धारण कर लेती हैं। हरी घासों के अतिरिक्त कहीं कहीं पीले नीले फूल भी फूले दिखाई पड़ते हैं। लासा के बाद पहला घर तब चीका आया। यहीं भोट सरकार की टकसाल तथा सैनिक कार्यालय है। पहले सिपाही भी थे, किंतु इधर अनावश्यक होने से उन्हें छुट्टी मिल गई है। शायद तुमने सुना होगा कि लासा में जल से बिजली भी पैदा की जाती है। पैदा करने वाले चल बसे, नहीं तो उनका इरादा था लासा को विद्युत से आलोकित करने का। चीन आ ही रहा है और शेयर रहे हैं परनचैन रिम्पोछे =शिलामा भी। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं यदि बिज्जू देवी का कदम लासा में पहुंच जाए। खैर, अभी तो इस बिजली से टकसाल तथा तब ची के कार्यालयों में ही प्रकाश हो रहा है।
तब ची से आगे पहाड़ की जड़ में हरे भरे खेतों के बीच एक घर मिला। फिर दाहिनी ओर की कोने वाली उपत्यका में सहस्रों हरे भरे खेतों की सीढ़ियों को छोड़ते हम बाईं ओर नदी पार हो हल्की चढ़ाई चढ़ने लगे। एक फलहीन किंतु सुंदर बाग आया और तब ची से 3 मील दूरी पर बिजली बत्ती की माँ लोक शुयामा हमें मिली। एक मामूली से घर में पानी द्वारा पहिया घूम रहा है और बिजली पैदा हो रही है। पानी तो इतना काफी है कि उससे सारे लहसा को रोशन करके भी बिजली बच रह सकती है। उससे जरा ही ऊपर पानी पाकर कुछ नए किंतु टूटे फूटे मकान मिले। मालूम हुआ बिजली देवी के लिए पहले अच्छे अच्छे मकान बने थे, किंतु उन्हें वे पसंद न हुए और वे नष्ट हो गए और घब उनके लिए टूटी मंडिया मिली है। असल में तो चाहिए था ज्योतिषी को फांसी दे देना, क्योंकि उसने ऐसी बुरी साइड बताए। कुछ दूर और ऊपर चढ़ने पर एक वृक्ष रहित ये खिरी गांव मिला और फिर जोत पास तथा उससे 4-5 मील इस पार एक भी गांव नहीं है। अब चढ़ाई भी कुछ कठिन थी और ऊंचाई के कारण हवा के पतलेपन से जानवरों का दम भी अधिक फूल रहा था। उपत्यकाएं और उनकी बेटी पोतियां सभी घन नील वसना थीं। सिर्फ एक और बेरस्ते चलती 50-60 चमड़ियां या काला दारासा बन रही थीं। यद्यपि दूर दूर पर सफेद भेड़ों के झुंड चर रहे थे, किंतु न हिलने डुलने के कारण वे जहां तहां पड़े पत्थर ही आन पड़ते थे। पिछले वर्ष दलाई लामा फैम्बो पधारे थे, इसलिए रास्ता बनाया गया था, बल्कि हमारे दोस्त कादिर भाई के कहने के मुताबिक तो उस पर मोटर चल सकती है। आपको शायद लासा में दलाई लामा के लिए 3 मोटरों का आना मालूम है। उसी अपशकुन से कुछ लोग कहते हैं दलाई लामा को शरीर त्याग करना पड़ा और उनके कृपापात्र कुम्मेला को, जो बिजली मोटर जैसी खुराफाते सोचा करते थे, सर्वस्व से हाथ धो एक कोने में निर्वासित होना पड़ा। रास्ता कुछ तो अच्छा जरूर है। गोला, यही इसका नाम है, के ऊपर चढ़कर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर लासा नगरी सुदूर दिखाई पड़ी। दूरबीन से देखने पर वह कुछ और स्पष्ट हुई, किंतु उससे भी विचित्र। दूर क्षितिज के अंत तक सहस्रों पर्वत शिखर थे, जो तिब्बत देश को सहस्रशीर्षा पुरुष बना रहे थे। दूसरी ओर देखने पर नीचे की उपत्यका में अनगिनत खेत बतला रहे थे कि फनयुल वस्तुतः फनयुत हित का देश है। काय हरी उतराई शुरू हुई। जोत पर हम 1:30 बजे पहुंचे थे। सबसे 4 बजे तक उतराई ही उतराई रही। बिना वृक्षों के कुछ घर छोड़कर हम और नीचे उतरे और पाया पहुंच गए। हमारे साथी संघ धर्मवर्धन तभी से दिमाग लड़ा रहे हैं कि पाया का अर्थ क्या है, किंतु हमारा कहना है पाया का अर्थ पाया ही है, इतनी मेहनत से जो पाया और बिना चोरों की गोली का शिकार हुए पाया। नालंदा, तिब्बत, 31 जुलाई 34। पाया से 8 बजे रवाना हुए। अब हमारे ही 6 खच्चर साथ थे। एक लाल पहाड़ी के पार करते ही कितने स्तूपों से युक्त लंगथंग बैलों का मैदान का विहार दिखाई पड़ा। पाया से ये स्थान 2 मील से अधिक न होगा। हम में से किसी को ये बात मालूम न थी, अन्यथा कल यहीं आकर ठहरे होते। तिब्बत के प्राचीन मठों के कायदे के अनुसार यह मठ पहाड़ के ऊपर न होकर मैदान में है। हमारे दीपनकर श्रीज्ञान 682-1054 के प्रशिष्य पोतो पारिन चैंगस 1027-1104 के शिष्य लंगथंग पारदो अजय सेरगे बजू सिंह ने इस विहार को बनाया था। लंगथंग पा बड़ा ही विनयधर था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसे जन्म भर में सिर्फ 3 बार हंसी आई थी। संसार के दुख को वह हर वक्त इतना अनुभव करता था कि उसके लिए हंसना हराम था। 3 बार में 2 बार की ही बात हमें मालूम हो सकी।
एक छोटा बच्चा एक गेहूं के दाने को उठाकर खाना चाहता था। प्रयत्न करने पर भी वह उसे नहीं उठा सकता था। उसी समय उसके नाक का पोटा बहकर दाने से लगा। दूसरे ही क्षण सांस के साथ दाना बच्चे के मुंह पर आ गया और वह बड़ा प्रसन्न हो गया। ये देखते ही लंगथंगपा को भी हंसी आई। किसी मंदिर के चढ़ावे में एक बड़ा फिरोजा चढ़ा हुआ था। एक चूहा उसे चुराकर अपने बिल में ले जाना चाहता था, लेकिन वह उठाने में सफल न होता था। चूहा जाकर अपने दूसरे साथी को लाया। फिर पहले चूहे ने अपने अगले पैरों से फिरोजे को छाती में दबाया। साथी ने उसकी पूंछ को मुंह से खींचकर मदद दी, और इस प्रकार फिरोजा लेकर वे अपने बिल में चले गए। चूहे की इस सफलता को देखकर लंगथंगपा को भी हंसी आ गई। पुराने बिहारों की जैसी दुरवस्था आमतौर से तिब्बत में दिखाई देती है, वैसी ही इसकी भी है। जब हमारे खच्चर आंगन में गए तो पहले हमने समझा शायद ये ठहराव होगा, किंतु बाद में मालूम हुआ कि यही लंगथंगपा का बनवाया बिहार है। बारादरी में घूमते ही दीवार पर लिखा कर छग = बीजक दिखाई पड़ा। फिर हम मंदिर के भीतर गए। अस्त व्यस्त बहुत सी मूर्तियां रखी हुई है। सामने पिछली दीवार तथा बाईं ओर की दीवारों में क्रमशः मैत्रेय और बुद्ध की पीतन की मूर्तियां हैं। दोनों मूर्तियों के शरीर मंडल सुंदर और पुगने हैं। मैत्रेय की बाई और एक विचित्र सी भारतीय लाम की मूर्ति देखी। पूछने पर मालूम हुआ ये भारतीय सिद्धफदम्पा सद्यस सतपिता बुद्ध, मृत्यु 1118 ईशून्य है। बहुत जीर्ण शीर्ण मूर्ति कही जाती है। सामने नीचे कुछ और भी छोटी बड़ी पीतल की मूर्तियां हैं, जिनमें अधिकांश भारत से लाई गई हैं। यह उनकी बड़ी नाक, नीची भौहें, कम चौड़ा मुंह, सुंदर छाती और कमर बतला रही हैं। ढूंढने पर भी उन पर अवतर नहीं मिले। एक और बहुत सी पुरानी भोट अक्षर में लिखी हुई पुस्तकें बेपरवाही से रखी हुई हैं। पीछे के बने देवालयों तथा पुराने स्तूपों को देखकर हम लौट आए। धर्मवर्धन ने बीच कसे खास बातों का नोट लेना शुरू किया। नातीला ने फोटो लिए। शिवजी मंदिर के अंधेरे में पड़ी सिद्धफदम्पा की मूर्ति का भी फोटो लेना था। कित्सर लैंप के सहारे उसका भी फोटो लिया गया। बाहर के स्तूपों और सारे विहारों के भी फोटो लिए। इसी वक्त किसी आदमी ने जाकर गांव के जमींदार से वस्तुतः तो यहाँ का जमींदार भोट सरकार है और खेती का काम उसकी ओर से कोई नौकर करवाता है कह दिया। जवाब तलब किया गया। हमारे साथी ने जाकर भोटराज रेड्डिन रिम्पोचे की लाल लाख की मुहर से अंकित चिट्ठी दिखला दी। मामला वहीं समाप्त हो गया। मध्याह्न के भोजन के उपरांत हमारा काफिला नालंदा के लिए रवाना हुआ। भारत के नालंदा के नाम पर जहां लंका में एक नालंदा है, वहां तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है। प्रायः 2 घंटे चलने पर हम नालंदा पहुंचे। यद्यपि स्थान निचले मैदान से कुछ ऊपर चढ़कर है, किंतु यहाँ भी मैदान सा ही है। उसके निचले भाग पर बहुत से मैदान से कुछ ऊपर चढ़कर है, किंतु यहाँ भी मैदान सा ही है। उसके निचले भाग पर बहुत से परित्यक्त खेत हैं। कुछ खंडहर भी कहीं कहीं खड़े हैं। नालंदा बहुत ही सुंदर जगह पर है, और आजकल पिछले पहाड़ों के हरित वसन हो जाने से तो वह और भी अनुपम है गया है। यह विहार 15वीं शताब्दी के आरंभ में ही बन गया था। निर्माता रोड सतोन शाक्य यत्मछन अपने समय के अच्छे दार्शनिक थे और चोड़ खपा 1357-1416 ईशून्य के महाविद्वान शिष्य मूक्स ध्रुव 1385-1432 ईशून्य के प्रतिद्वंद्वी थे। किसी समय नालंदा तिब्बत का नालंदा था। चाडू खपा के अनुयायियों के डेपुड़ आदि विहारों की भांति यह एक अच्छा विद्या केंद्र था। इसमें 2 दसंग, 1 सद्चैन महागुह्य, 2 मच्छबिद दर्शन हैं। प्रदेशों के क्रम से कई खमजन और छात्रावास भी हैं।
2,500 के रहने लायक घरों में 500 ही भिक्षु रहते हैं, जिनमें भी पढ़ने वाले 50 से अधिक नहीं। पहले हम बचू व्यद लबरंग गए। यहाँ एक बड़ा लंबा चौड़ा बीजक लगा हुआ है। बाहर द्वार पर एक भयंकर काला कुत्ता बंधा हुआ है, जिसके सामने से रक्षक के साथ भी निकलना आसान काम नहीं है। पूछने पर बतलाया गया, मूछोक स्प्रल रिम्पोछे से तालपत्र की पुस्तकों के बारे में पूछ। माने पर देखा, लामा प्रायः 2 दर्जन भिक्षुओं को विनय पढ़ा रहे हैं। पूछने पर सहृदयता के साथ बतलाया, यहाँ तालपत्र की पुस्तकें नहीं है। हाँ, सचैन कुन दक्सविन पोके 1068-115860 समय का बना एक चित्रपट है। चित्रपट के निकालने में अभी देर थी, इसलिए हम विहार के पुरातन मंदिर चूलाको विहार देखने गए। पुजारी जरा देर में शाये। भीतर बुद्ध की विशास्त मूर्ति है, जिसके सामने रोड की प्रतिमा है। फोटो लिया। बाहर कुछ और छात्रावासों को देखते सारे विहार के फोटो के लिए बराल की पहाड़ी पर चले। बहुत करने पर भी सारा विहार एक फिल्म में न आ सका। लौटने पर 4 बज गए थे। अभी पुराने चित्रपट के भी फोटो लेने थे, इसलिए आज नालंदा ही में रात्रि वास की ठहरी। फोटो ले लेने पर रहने के लिए अच्छे स्थान का प्रबंध भी हो गया। उक्त लामा ने, जो कि स्वयं अवतार हैं, बड़े प्रेम का बर्ताव किया। शाम को कुछ मिनटों के लिए शास्त्रार्थ वाली बगीची में छोसरा में भी हो आए। 20-25 आदमी कुल थे। खूब साली पीटते शोरगुल करते शास्त्रार्थ हो रहा था। यहाँ तालपत्र की पुस्तकें तो नहीं देखने में आए, किंतु नालंदा का दर्शन और रात्रिवास अवश्य ही संतोष का विषय है। 1 अगस्त 34। नालंदा से सवेरे विदाई ली। बादल था, किंतु बूंदा बांदी थी। एक छोटा सा ओत पाकर फिर खेतों के पास आ गए। नालंदा में बतलाया गया था कि 5-2 घंटे का ही रास्ता है, किंतु हमें चलते चलते 4 घंटे लग गए। मार्ग 18 मील से कम का न होगा। हमारा रास्ता अधिकांश पश्चिम की ओर था, जिससे बादल फाड़कर समय समय पर आती सूर्य की तीक्ष्ण किरणें कष्ट नहीं देती थीं। 12 बजे हम 5 व 20 अगस्त की J01055 E0 समाधि पर पहुँचे। ये लोचा व तिब्बत के 3 सबसे बड़े विद्वान अनुवादकों में हैं। आशा थी कि शायद यहाँ कोई तालपत्र की पुस्तक हो, किंतु यहाँ तो एक मामूली स्तूप है, जिसके भीतर कहा जाता है कि महान भनु वाक का शरीर है। पास में मठ है, जिसमें 22-24 भिक्षुनियां वास करती हैं। 5 में बहुत ठहरना नहीं पड़ा। कुछ ही मिनटों बाद हम फिर चल पड़े और 1.5-2 मील बाद पर्वत के कोने में छिपा गया लहखंग भारतीय देवालय आ गया। समने की तरह के स्तूपों को, जो भारत में 8वीं शताब्दी के आसपास ही बनते थे, देखकर ही मालूम होने लगा कि यह तो 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद का विहार नहीं हो सकता। मैत्रेय देवालय के सामने डोरिंग महास्तंभ और उसके लेखकों तो देखकर और भी विश्वास हो चला कि यह विहार या कम से कम उसका कुछ भाग सूरचंद सुगम बो के समय का बना है। श्याज पास के गांव में घुड़दौड़ थी। मठ के सभी भिक्षु तमाशा देखन गए थे। सामान बाहर ही रख दिया। तब तक हमने दर्दों के लेखक की छाप लेनी चाहिए। राय साहब मनोरंजन घोष ने पटना में छापे का सामान बांध दिया था, किंतु अभी तक छाप लेने का मौका नहीं आया था। पहले प्रयत्न में जैसी छाप आई, उस पर ही संतोष करना चाहिए। यद्यपि लेख में लिखने वाले का नाम नहीं है,
किंतु लासा में ऐसे रदोरिन राजा के ही हैं, इससे अनुमान है ये स्तंभ भी तिब्बत के किसी राजा का ही है। पास का मैत्रेय देवालय शंखसूत नमदो अजय वडफ्युग ने बनाया था, जो आचार्य शांत ऋक्षिण के शिष्य सम्राट खीसरोडर देशाचम 802-845 ई0 का समकालीन था। पाषाण स्तंभ पर चाहे किसी का लेख हो, उसमें लिखने वाले ने बौद्ध जनों को 10 अच्छी बातों का उपदेश दिया है, जिनमें मुख्य बुद्ध में एकांत निष्ठा रखना, धर्म को मन में ख्याल रखना, मूल दृष्टि, अनात्मवाद आदि को चित्त में रखना यदि हैं। थोड़ी देर बाद मैत्रेय देवालय का पुजारी आ गया। आज उसी के यहाँ रहने का निश्चय हुआ। रहने के लिए विशाल सभामंडप मिला। मंदिर में मैत्रेय की विशाल मूर्ति है। कहते हैं तुओं के युद्ध के समय मंदिर में आग लगा दी गई थी। समझ में नहीं आता तुर्क कब इधर आए। मंदिर में हस्तलिखित 3 कंजूर और 3 तंजूर हैं, जो एक के ऊपर एक छल्ली बांधकर रखे हुए हैं। मंदिर के एक कोने में द्विभुज लोकेश्वर बुद्ध और एकादशमुख लोकेश्वर की पाषाण मूर्तियां हैं। पाषाण की मूर्तियां भोट देश में अति दुर्लभ हैं। ये मूर्तियां भारतीय मालूम होती हैं। मैत्रेय के दर्शन के बाद हम प्रधान मठकों देखने गए। पुस्तकों, मूर्तियों और कमखाप की छों से मालूम होता है कि किसी समय यह विहार बहुत रौनकप था। विद्यार्थियों के रहने के बहुत से मकान हैं। स्तोद, स्मदोद संघ, महाविद्यालय तथा शास्त्रार्थ की बगीची के होते हुए भी अब विहार श्रीहीन है। भिक्षु 180 के करीब बतलाए जाते हैं। एक अवतारी लामा और 2 मूकपो दीन भी हैं। हमें आशा थी कि इस पुराने विहार में तालपत्र की पुस्तक शायद मिल जाए, किंतु निराश होना पड़ा। 3 पुराने चित्रपट देखे, जिन्हें रिनचेन बसमप्रुव ने बनवाया था। भारत से आई कुछ मूर्तियां यहाँ के विहार में हैं। संभव है कुछ और भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हों, किंतु उसके लिए अधिक दिन और अधिक परिचय की आवश्यकता है। कल कोई विशेष बात न थी, इसीलिए लिखने की इच्छा न हुई। मेघ के झिमझिमाते ही में हम लोग ग्यलह खट से चन दिए। हाँ, वहाँ कूड़े में से कुछ हस्तलिखित पुस्तकों के पन्ने लिए। उनमें एक पोथी शतसाहस्त्रिका की 12 पोथियों में से थी। 2 छोटी छोटी जोतें पार करनी पड़ी, फिर कुछ दूर तक जौ गेहूं के हरे खेतों में से चलना पड़ा। मामूली ढालुओं चढ़ाई के थोड़ी सी प्रायः 1.25 मील बाद शरबुम पामट में पहुँचे। दीपंकर के शिष्य डोम के प्रशिष्य शरबा का यह निवास स्थान था। एक घेरे में बहुत से स्तूप हैं, जिनमें एकड़ में शरबा का शरीर भी है। इसी की बराल में एक छोटा स्तूप है, जिसके महत्व के बारे में कहा जाता है कि संसार में चाहे हिम प्रलय हो जाए, किंतु इस स्तूप पर बर्फ नहीं पड़ेगी। एक और सम्मेलन घर है, किंतु वहां भी कोई विशेष वस्तु नहीं है। आजकल यह विहार भिक्षुनियों एक का है, जिनकी संख्या पूछने पर एक वृद्धा भिक्षुनी ने कहा 3 20 16 17 अर्थात 76-77। हमने आशा की थी शायद यहाँ हमारे काम की कोई चीज हो। 2 बजे हम लोग फिर रवाना हुए। चढ़ाई थी और एक छोटी जोत। यहीं दूसरी ओर के पहाड़ पर हमने नातीला को एक दुधमो नगमो काली भूतनी दिखलाई। हमने कहा देखो, एक, इसके वस्त्र बिल्कुल काले हैं, जैसे इस मुल्क के स्त्री पुरुषों के नहीं हुआ करते। 2, इसका आकार अधिक लंबा चौड़ा है। 3, इसके पास भेड़ें या चमड़ियां नहीं हैं। और 4, न आसपास हरी घास है। लेकिन नातीला भी अब हमारी भाषा को समझने लगे हैं। 5 बजे के करीब हम रेडिन अथवा कंसू और मंगोलिया के रास्ते पर पहुंच गए। एक गांव में गहने का स्थान न मिलने पर अगले गांव में एक गरीब के घर में जगह मिली। गांव का नाम फंदा है। यथा नाम तथा गुण तो नहीं मालूम होता।
पोतो दीपनकर के प्रशिष्य पोतपा का निवास यहाँ से 3-4 मील से अधिक नहीं है, किंतु रास्ता अलग होने से आने की सलाह नहीं हुई। आज 8:45 बजे चले। थोड़ी दूर पर पहाड़ के किनारे 7 स्तूप, कुछ छोटे स्तूपों के साथ, दिखाई पड़े। ये भी दीपनकर की परंपरा के एक का है, नाम है सनेर सर स्तूप। इधर के पहाड़ों पर कुछ झाड़ियां दिखाई पड़ती हैं, जो यहाँ के लिए नई चीज हैं। झाड़ियां अधिकतर जंगली गुलाब की हैं। 3-4 मील चलने के बाद मानव बस्ती खत्म हो गई। हाँ, चमड़ियां तो जोतक के पास तक मिली। रास्ते में एक जगह अपने दाएं पहाड़ पर एक कस्तूरा मृग को भागते देखा। ठीक मध्याह्न में हम जोतक के ऊपर पहुंचे। इस ओट पर डाकू का भय बहुत अधिक रहता है, किंतु हमारे साथियों के पास 2 पिस्तौलें और एक बंदूक भी है। उतराई में हम लोग पैदल चलना अधिक पसंद करते हैं, इससे खच्चर की पीठ कटने का डर भी कम रहता है। 2 बजे तक हम उतरते ही गए। फिर बाएं ओर की पहाड़ी रीढ़ को पार कर लेने पर स्तंभलुढ़की नदी आ गई। मठ अभी 1.5 मील पर था। रास्ता उतराई का था। सब लोग पैदल चलने लगे। संग धर्मवर्धन के खव की लगाम उसके पैर में आ गई। हमारे खच्चर वाले सोनम गंजे को गुस्सा तो आया धर्मवर्धन पर, किंतु उसे निकाला उसने खच्चरी पर। पहले से भी सोनम गंजे को शिकायत थी कि धर्मवर्धन क्यों नहीं काम करते, किंतु बचपन से ही अभ्यास न होने के कारण वे मेहनत करने में असमर्थ हैं। मठ के पास पहुंचने पर हम लोग उसे धार के इस पार छोड़ लामा के पास गए। शिकम की महारानी के भाई रक का सकुशों का पत्र होने पर भी एक बहुत ही दरिद्र अगह हमें बतलाई गई। इसे हम अपना अपमान समझ रहे थे कि इसी समय ख्याल हुआ कि खच्चरों के माने में देर क्यों हो रही है। थोड़ी देर में सोनम गंजे आया, बोला मैं साथ नहीं चलूंगा, मैं लासा लौ दूंगा। हमने भी समझाया, दूसरे साथियों ने भी समझाया, किंतु वह नहीं माना। एक खबर लेकर चल दिया। पीछे मालूम हुआ वह लासा की ओर न आकर अपने जन्म स्थान की ओर जा रहा है। इस प्रकार डाकुओं से भरे इस प्रदेश में 5 खच्चरों को हमारे मतथे मार वह चलता बना। आज खच्चरों को बांधने और खिलारे का काम नातीला और धर्मवर्धन पर पड़ा। यात्रा में भी कुछ कमी करनी पड़ेगी। यहाँ से रे के लिए 2 आदमी मिलने वाले हैं। देखो कल क्या होता है। उक्त घटना ने चित्त को कुछ चिंतित बना दिया था। ऐसे समय विहार दर्शन को गए। प्रधान विहार सन 1180 में स्तंभलुढ़ पार डॉगलिंग रस पाने बनवाया था। एक श्यांगन के गिर्द विशालकाय बुद्ध मूर्तियों के ग्रह है। मूर्तियां सुंदर है। अनेक कंजूर तंजूर की सुंदर हस्तलिखित पुस्तकें ईंटों की छल्ली की तरह रख दी गई हैं। जब पढ़ना नहीं तो दूसरी तरह रखने की आवश्यकता क्या। आखिर कुछ समय बाद जीर्ण मंदिर के गिरने पर ये पुस्तकें भी नष्ट हो जाएंगी, किंतु क्या दाम से भी यह लोग 1-2 प्रतियां दे सकेंगे। 4-8-3-4 आज जब हम सोए पड़े थे और घर में भी अंधेरा था, तभी सोनम गंजे आ पहुंचा। पूछने पर बतलाया कि उसके सामान को रास्ते में से कोई उठा ले गया, जबकि उसे फेंककर पीछे की ओर भागते खच्चर को वह पकड़ने लौटा। ये भी कहा कि रात को वह पहाड़ में सोया था। उसकी इन बातों पर विश्वास न होता था, बल्कि और संदेह बढ़ता जाता था कि कहीं मारकर सामने लूटने के लिए तो नहीं आया है। हमारे पास 500 के पैसे भी हैं और कुछ दूसरे सामान भी। ऐसा संदेह करने का कारण था सोनम गंजे के जन्म स्थान के लोगों का स्वभाव। उसके देश में लूटमार सभी लोगों का पेशा है। यद्यपि सोनम गंजे का 4-5 वर्ष का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, तो भी हम उसे अर्धविक्षिप्त समझते थे। वह कहता भी था, मैं तो नदी में छलांग मारकर जान दे दूंगा। इस प्रकार आज रास्ते भर हम लोग सशंकित और सजग ही मिलते रहे।
स्तंभलुढ़ मठ से प्रायः 1.5 मील तक साधारण ढालू भूमि पर चलकर एक सूखे पत्थरों को जोड़कर बनाए पुल से हम धार के बाएं हो लिए। रास्ते में पहाड़ के वृक्ष में ढके एक मठ का फोटो लिया। जिस जगह हम चल रहे थे वह लासा से 12,000 फीट अधिक ठंडा है, तो भी आज के पहाड़ जंगली गुलाब और करौंदे की झाड़ियों से खूब ढके थे। छोटी छोटी घास तो वर्षा के कारण होगी, किंतु बिच्छू घास तो 12 मासी है, जिसकी यहाँ बहुतायत है। चारों ओर हरियाली की अद्भुत शोभा है। हमारे काफिले में 2 नौकरों की बढ़ती हुई। उन्हें हमने 2030 सा प्रायः 6 आने रोज पर रखा है। 12 बजे हम लोग फुनदो के ब्रह्मपुत्र की उस शाखा के तट पर पहुंच गए जो लासा होकर गुजरी है। यहाँ आदमियों के लिए लोहे की सांकल पर चमड़े से बांधी लकड़ियों का फूला है। सामान के लिए चमड़े की नाव या क्वा है, जानवरों के लिए तैरकर पार होना पड़ता है। हम लोग 2 घंटे के इंतजार के बाद क्वा से उतर सके। मंगोलिया और कंसू, चीन की ओर का ये प्रधान रास्ता है। यहाँ भी लकड़ी की नाव का इंतजाम करना चाहिए था। छला पार करने के बाद ही पुरुषों के बालों में भेद दिखलाई पड़ता है। ये लोग खामवालों की भांति सामने के बालों को कैंची से कटवाते हैं। जहाँ से इस पत्र को लिख रहा हूँ, वहाँ से आधे दिन के रास्ते पर लागूचिस ज्योतयुगल है, जिसके पार होते ही हम होर देश में पहुँच जाते हैं। वोट देश के होते हुए भी वहाँ के स्त्री पुरुषों की पोशाक में बहुत फर्क है। 2 बजे हम लोग खाना हुए। अब हम लासावाली नदी की बाईं शाखा के दाहिने से चल रहे थे। ये धार तो पिछली धार से बहुत बड़ी है। खैरियत यही है कि इसे हमें पार नहीं करना होगा। इधर के पहाड़ों पर तो और भी अधिक झाड़ियां और हरियाली है। खेती के लायक जमीन होने पर भी खेत देखने में नहीं शेते। नदी के पार एक आध जगह सरसों के पीले फूल दिखलाई पड़ते थे। हाँ, जगह जगह पहाड़ों पर चरती चमड़ियों के चलायमान काले दाग जरूर दिखलाई पड़ते थे। 2 एक जगह परित्यक्त ऊंचे घरों की पत्थर की दीवारें बतला रही थीं, किसी समय इधर अब से अधिक बस्ती थी। नदी की उपत्यका काफी चौड़ी है। 2-3 जगह हमें होर प्रांत वाले मक्खन विक्रेता की लदी चमड़ियां मिलीं। 2-3 जगह तीर्थाटक भिखमिंगे भी मिले। होर की 2-3 तीर्थाटिका के फोटो लेने का भी हमने प्रयत्न किया। 5 बजे हम उस स्थान पर पहुंचे जहां से रे का रास्ता मंगोलिया के रास्ते से अलग होता है। यहाँ एक मंदिर है जिसे रिग्स गुधम सगोन पोका लहखंग देवालय कहा जाता है। लोग कहते हैं इसे श्रोड़ वचन सुगम ने बनवाया था। स्थानेश तो महत्वपूर्ण जरूर है, तो भी देवालय इतना पुराना नहीं होगा। हाँ, ये 11वीं-12वीं शताब्दी से इधर का भी नहीं हो सकता। मंदिर के भीतर बुद्ध की 2 सुंदर मूर्तियां हैं। कुछ और मूर्तियों के अतिरिक्त एक एकादशमुख अवलोकितेश्वर की भी मूर्ति है। लहखडू देवालय पहाड़ के उस कोने पर है जहां से मंगोलिया का रास्ता मुड़ता है। बगरल के गृहपति ने स्वागत पूर्वक हमें अपना सबसे अच्छा कमरा दिया। इस कमरे में आसन और चाय की चौकियों के अतिरिक्त दीवारों पर कितने ही चित्रपट और एक कोने में सजाकर रखी पद्मसंभव की मूर्ति है। कित्सर लैंप के सहारे हमने एक फोटो लेने का प्रयत्न किया। श्या आए तब है। यहाँ से रे दिन 5 मील के करीब है। कल सवेरे ही वहाँ पहुँच जाएंगे। रे दिन 5 अगस्त 34। रे दिन 5 अगस्त 34। हमारी घड़ी से 7 बजे और नातीला की घड़ी से 7 बजे हम लोग रवाना हुए। आकाश मेघाच्छन्न था। छोटी छोटी फुहारें पड़ रही थीं। ला की ओर से आने वाली धार को पाकर हम बड़ी धार की दाहिनी ओर से ऊपर की ओर चढ़ने लगे। आज का भी पहाड़ झाड़ियों और घास से ढका था। नदी की दूसरी ओर चमड़ी याक चराने वाले डोकपा लोगों के तंबुओं से धुआं निकल रहा था।
रास्ते में 2-4 जौ के खेत भी देखे। पुराने परित्यक्त खेतों की मेंढों से मालूम होता था कि किसी समय इधर अधिक खेत थे। प्रायः 3 मील चलने के बाद देवदार के एक आध छोटे वृक्ष दिखाई पड़ने लगे। मील भर रहने पर तो पहाड़ में हजारों हरे हरे देवदार थे। इधर देवदार काटने की सख्त मनाही है, इसलिए यहाँ इतने वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। सर्दी के बारे में पूछने पर मालूम हुआ कि यहाँ की यह बड़ी नदी भी ऊपर से जम जाती है और आदमी तथा जानवर आसानी से इस पार से उस पार जा सकते हैं। उस वक्त देवदार की हरियाली को छोड़कर और कहीं हरियाली देखने में नहीं आती। लासा से ये स्थान अधिक ऊंचा है, इसमें तो संदेह नहीं, लेकिन आश्चर्य यह है कि यहाँ के पहाड़ों पर जितनी हरियाली दिखलाई पड़ती है, उतनी लासा वाले पहाड़ों पर नहीं। हमने एक मानी पार की, फिर देखा हमारे 2 साथी एक छोटी चट्टान पर पत्थर के टुकड़ों को मार रहे हैं और साथ ही कहते जा रहे हैं, चाफू माफू, चाय प्रदान करो, मक्खन प्रदान करो। मालूम होता है सभी श्रद्धालु यात्री यहाँ पर चाफू माफू करते हैं, तभी तो इस छोटी सी चट्टान पर 50 गोल गोल गड्ढे हो गए हैं। पहले तो गोल गड्ढों को देखकर मेरा माथा ठनका, कहीं लासा के पुरातन लेख वाले शिक्षा स्तंभ की भांति यहाँ भी तो किसी पुराने लेखकों कूटा नहीं जा रहा है। लेकिन पीछे ये देखकर संतोष हुआ कि इस चट्टान पर लेख नहीं है। एक घुमाव को पार करते ही देवदार के घने जंगल में रेडिन गुम्बा सामने आ गई। हमारे साथियों ने अपनी पिस्तौल और बंदूक को हाथ में ले लिया, क्योंकि हथियार को बिना हाथ में लिए इस गुम्बा के भीतर आना निषिद्ध है। पश्चिम वाले विशालकाय स्तंभ के पास पहुंचकर हमने रेडिन रिम्पोछे की चिट्ठी भीतर गुम्बा के अफसर दे के पास भेजी। थोड़ी देर में बुलावा आया और वृद्ध ब्रंग ब्लमडी फोब्रडू इक्वल्स लामा का महल के एक कमरे में रहने के लिए स्थान मिला। अब हमें सबसे पहले उस काम की फिक्र हुई जिस काम के लिए इतनी दूर इतनी परेशानी के साथ आए हैं। धर्मवर्धन ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि रेडिन रिम्पोछे ने पत्र में सिर्फ ठहरने के लिए अच्छा स्थान देने को लिखा है। मुझे तो इस बात पर पहले विश्वास न होता था, और विश्वास करने को जी क्यों चाहे। इतनी तकलीफ झेलकर पद पद पर चोरों के खतरे वाले इस प्रदेश में तो हम इसलिए आए थे कि रे में हमें दीपंकर श्री ज्ञान के हाथ के लिखे ताल के पत्ते देखने को मिल गए। देखने को ही नहीं, बल्कि हम तो फोटो लेने के सारे सामान के साथ आए थे। क्या हमारा ये सारा प्रयत्न व्यर्थ जाने को है? उस चिट्ठी के भीतर एक दूसरे अफसर के लिए भी चिट्ठी थी, जो एक दिन पूर्व लासा चला गया। साथियों को ख्याल हुआ शायद उसमें कुछ हो। उपस्थित अफसर दूसरे की चिट्ठी को फाड़ने से डरता था, किंतु हम लोग समझते थे उसमें भी हमारे ही बारे में कुछ लिखा होगा। हरमे रिम्पोछे महाशय ने सिर्फ पत्रवाहक थोड़े ही बनाया होगा। आखिर उसे भी खोला गया, पर उसमें हमारे बारे में कुछ भी नहीं था। वह उनका व्यक्तिगत पत्र था। वास्तव में मुझे तो दूसरे पत्र के खोल लिए जाने पर मालूम हुआ कि यहाँ के अफसर को एक अलग भी पत्र था। यदि यह पहले मालूम हुआ होता तो मैं दूसरे पत्र को खोलने की सलाह न देता। अब जरा पत्र का इतिहास सुन लो। पिछली यात्रा में जब रेडिन रिम्पोछे से रा विहार में पढ़ते थे, तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके विहार में दीपंकर के हाथ की कुछ पुस्तकें हैं। रेडिन चलने पर वे उन्हें दिखाएंगे। उस समय रेडिन रिम्पोछे तिब्बत के राजा नहीं हुए थे। अब की बार जब उनसे मिला तब ये चिट्ठी मिली, और उस चिट्ठी में पुस्तक का जिक्र नहीं। यदि मुझसे यह बात लासा में ही कह दी गई होती, तो शायद मैं ऐसी खतरनाक यात्रा को न करके इस समय को किसी दूसरे मटने लगाता। इससे तो 1000 गुना अच्छा होता यदि मैं रिम्पों के पेश को न लाया होता। संभव है उस समय ऐसा अफका उठाने का स्थान न मिलता,
किंतु उससे लाभ होता रेडिंग विहार को आचार्य दीपंकर के शिष्य और तोन पाने 1003-64 ई0 आचार्य के देहांत के 1054 ई0 बाद बनाया था। फ्रॉम स्लोनपा भिक्षु न होते हुए भी आचार्य का प्रधान शिष्य था और तिब्बत में उनके पहुंचने के वक्त से ही वह छाया की भांति बराबर साथ रहा। उसके बनाए विहार में आचार्य की चीजों का होना जरूरी ही ठहरा। इन चीजों में ऊपर कहीं एक तालपत्र की पुस्तक का बस्ता है जिसका आधा भाग जल गया बतलाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ पुराने चित्रपट हैं जिनमें 2 वे हैं जिनको चित्रकार ने दीपंकर को देखकर बनाया था और जिनका वर्णन दीपंकर के पुराने जीवन चरित्र में भी आता है। अफसर भिक्षु ने दूसरी चिट्ठी के खोलने से पहले कहा था कि सोने का चढ़ावा चढ़ाने से दीपंकर वाले दोनों चित्रपट बाहर लाए जा सकते हैं, उस वक्त फोटो ले लेना, पर दूसरी चिट्ठी में कुछ न देखने पर हमने फिर चित्रपट की बात छोड़ दी। मध्याह्न भोजन के बाद एक पथ प्रदर्शक के साथ हम भिन्न भिन्न मंदिरों के दर्शन के लिए चल पड़े। पहले पश्चिम भाग के घर में अचुम मंदिर में गए। मंदिर छोटा है जिसमें दीपंकर, ब्रोम सतोनपा आदि की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। गुम्बा में भिक्षुओं की रजिस्टर्ड संख्या तो 370 बतलाई जाती है, किंतु कुत्तों की संख्या भी काफी है। गसबुम लाख सुवर्ण मंदिर में वैसा सोना तो नहीं दिखलाई पड़ा, पर ठीक द्वार पर ही एक कुत्ता मरा पड़ा था जिसे हटाने की जरूरत अभी लोग अनुभव नहीं कर रहे थे। वहां से परिक्रमा में होते हम सगोमपा लहखड में पहुंचे। सगोमपा त्रोम सतोनपा का मृशून्य 1064 ई0 प्रशिष्य तथा शरबा का शिष्य था। समय 12वीं सदी। मंदिर के भीतर बहुत ही मूर्तियां हैं और दीवारों पर बहुत से चित्रपट लटक रहे हैं। दीवारों पर के पुराने चित्रों का भोट देश में मिलना मुश्किल है, क्योंकि लोग समय समय पर चित्रों को नया करते रहते हैं, किंतु चित्रपटों में हमें पुराने मिल सकते हैं। तिब्बत में आने के बाद आज ही हमें भारतीय चित्रपट दिखलाई पड़े। कुछ ऐसे चित्रपट इस मंदिर में भी है। इसके पास ही तम का पवित्र देवदार है, जिसके ऊपर भोट का उक्त महान देवता निवास करना है। श्रद्धालु नाती लाने इस देवता के ऊपर एक चांदी का टंका चढ़ाया। अब हम चलकर पूर्व किनारे पर आ गए। तुमको ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ के कितने ही देवदारों के नाम पुराने ग्रंथों तक में दर्ज हो गए हैं। पश्चिम दिशा में चंदन करपो, श्वेत चंदन और चंदन मरपो, रक्त चंदन हम देख चुके थे। अब पूर्व और ध्रुव सिल और योन तन गुण के 2 देवदारों को देखा। इन पुराने देवदारों में कितने ही अब सूख गए हैं, फिर भी उनको कायम रखा गया है। अब हम प्रधान देवालय चुगबलक की ओर चले। रास्ते में ऊपर की ओर एक तल्ले की बहुत ही घरौंदे जैसी अस्त व्यस्त कोठरियां हैं। इन्हीं में यहाँ के भिक्षु रहते हैं। रास्ते में एक नागदेवता की झोपड़ी है और फिर आधे दर्जन कुत्तों की बैठक। प्रधान देवालय यहाँ का भी स्तंभ के प्रधान देवालय की तरह भीतरी आंगन वाला है। हाँ, इसकी दीवारें उतनी ऊंची नहीं हैं। यह आंगन भी पीछे से जोड़ा मालूम होता है, क्योंकि ब्रोमस्टोन डोमटोन का बनाया छोटा मंदिर आंगन के पूर्वोत्तर कोने पर है। दक्षिण का भाग खंभों के ब्रांडे में है, जिसके पश्चिमी भागों में 84 सिद्धों के चित्र भीत पर लिखे हुए हैं। चित्र बहुत पुराने नहीं है, तो भी उनमें कितनी ही पुरानी परंपरा है। पश्चिमी वराडे या बागदरी से होते हुए हम उत्तरी भाग के पश्चिम वाले देवालय में घुसे। बिजली बत्ती हमारे हाथ में थी। भीतर 2 स्तूप और बुद्ध तथा मैत्रेय की मूर्तियां हैं। दीवारें 23-24 हाथ से कम ऊंची न होंगी और उनके सहारे कंजुग तंजुर की पुस्तकें छत तक चुनी गई हैं। ये सभी पुस्तकें हाथ से सुंदर अक्षरों में लिखी गई हैं। इनमें से बहुत ही तो 700 वर्ष की होंगी। किन्हीं किन्हीं पर पहले के मालिकों के नाम भी हैं।
अबू फू पा नाम के किसी का नाम बहुत ही पुस्तकों में देखा जाता है। इस देवालय के पास पूर्व की ओर दूसरा देवालय है। इसम भी स्तूपों और मूर्तियों के अतिरिक्त वैसी ही पुस्तकों की छलियां दीवार के सहारे जोड़ी हुई हैं। कुछ पुस्तकों के पन्ने तो कीड़े खा भी रहे हैं, पर कीड़ों को खाकर खत्म करने में अभी शताब्दियां लगेंगी। इस समय कीड़ों के भक्ष्य होने के सिवा इनका कोई प्रयोजन भी नहीं मालूम होता। यह इस तरह नहीं रखी गई है कि उनमें से कोई पुस्तक निकाली जा सके। मैं सोच रहा था कि भोट देश के पुराने मठों में कैद इन पुस्तकों का कभी उद्धार होगा। सोचने से तो यही मालूम होता है कि किसी मोहम्मद बिन बख्तियार का पैदा होना असंभव होने से शायद समय समीप मंदिरों को तबाह करने वाले अग्निदेव ही इनका उद्धार करें, अथवा शायद किसी समय ज्ञानपूर्वक और क्षुभपूर्वक ही इनका उद्धार हो। तीसरी बात अधिक जैचती है, किंतु अभी तो उसके लिए बहुत क्षीण सी लाली पूर्व की ओर दिखाई पड़ती है। फिर सोचने लगा, क्या नालंदा और विक्रमशिला में भी शताब्दियों से एकत्रित ताल की पोथियों को इसी प्रकार रखा गया होगा, जबकि मोहम्मद बिन बख्तियार की फौज याग और तलवार लेकर उनके द्वार पर पहुंची थी। पर ऐसी छल्ली बनाने में ताल की पुस्तकों का आकार बाधक था। अंत में हम सबसे कोने वाले पुराने मंदिर में गए। ये औरों की भांति विशाल नहीं है, पर डोम का बनवाया होने से ये परम पवित्र है। इसके भीतर प्रधान मूर्ति मंजूर की एक छोटी सी पीतल की मूर्ति है। यह मूर्ति खो फू लो चव जन्म 1173 ई0 के पास थी। यही वह लो चव है जो सन 1200 में विक्रमशिला के प्रधान आचार्य शाक्य श्रीभद्र को नेपाल से भोट ले आया था। पश्चिम ओर की दीवार पर प्रायः 5-6 हाथ ऊपर कांच लगे 2 बक्सों के भीतर दीपंकर श्रीज्ञान के वे 2 चित्र हैं, जिन्हें चित्रकार ने उन्हें देखकर बनाया था। दक्षिण ओर के चित्रपट में आचार्य के बाएं हाथ में एक तालपत्र की पुस्तक है और दाहिना हाथ उपदेश मुद्रा में है। चेहरे पर बुढ़ापा तथा खोपड़ी और मुंह का लंबापन भी बतलाते हैं कि उक्त कथानक में कुछ सत्य का अंश है। वैसे तो तुम जानते ही हा कि सभी धर्मस्थान झूठ के अड्डे हैं। शायद उतनी झूठी कथाएं और जगहें नहीं मिलेगी जितनी धर्म के दरबाग में। धर्म वस्तुतः झूठ की आयु को लंबा कैगने में बड़ा सहायक होता है। इस मंदिर में भी झूठ का एक बड़ा भारी इश्तिहार है। वर्तमान रेड इन लामा के, जिनकी आयु इस समय 22 वर्ष की है, पैर का एक काले पत्थर पर निशान कांच के भीतर रखा हुआ है। श्रद्धालु भक्तों से कहा जाता है कि बचपन में लामा रिम्पोछे ने पैर को महज स्वभाव से पत्थर पर रख दिया था और उस पर यह निशान उन आया। यदि समन्नकूट और नर्मदा नदी की पहाड़ी पर बुद्ध के बड़े बड़े पाद चिन्ह उतर सकते हैं, तो तहा एक अवतारी लामा के छोटे से पद चिन्ह उतरने में कौन सी असंभव बात हो सकती है। यदि भगवान अपने भक्तों के झूठ के इस तूफाने बदतमीजी को देखते तो क्या कहते। अब हम दूसरे नंबर वाले मंदिर के द्वार के बाहर के स्तंभागामें आए। रे के पुराने चित्रपट आजकल यहीं टांगे गए हैं। इन चित्रपटों की संख्या दर्जन से अधिक है। सभी चित्र अजंता की चित्रकला से अभिन्न हैं। मुझे तो आशा न थी कि अजंता से इतनी समानता रखने वाले चित्रपट यहाँ हो सकते हैं। दूर में तो अजंता के प्रसिद्ध बोधिसत्व जैसी खड़ी तस्वीर है, वही आभूषण, वही बंकिम थवनी, वैसे ही कम और सुंदर आभूषण, वैसी ही विशाल भुजाएं और वक्ष, वैसा ही उदर प्रदेश। फोटो लेने की अनुमति न होने से मैं उनकी नकल भारत नहीं ला सकता, इसका बड़ा अफसोस रहा। स्थान पर लौटकर मैंने धर्मवर्धन को एक चित्रपट की नकल करने के लिए भेजा। उन्होंने अभी सिर को भी पूरा नहीं उतारा था कि हुक्म आया, रेडिंग रिम्पोछे के पत्र में अनुमति नहीं है, इसलिए नकल नहीं कर सकते। आज के बर्ताव से चित्त को अत्यंत तोब हुआ। रे के लिए बहुत खेद हुआ। यदि उन्हें मंजूर न था, तो लासा में ही क्यों नहीं कह दिया।
हाँ कहकर वैसा पत्र लिखना कभी भद्रोचित नहीं कहा जा सकता। इस मठ में एक बार आग लगी थी, जिसमें ये चित्रपट बाल बाल बचे हैं। नहीं कहा जा सकता कि भारतीय कला की अमूल्य निधि और दीपनकर के हाथ की यह पवित्र पुस्तक, जिसमें शायद उनकी हिंदी में रचित वज्रासन विजगीति भी हो, न जाने कब इन नादान रक्षकों के हाथ से सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। जब दूसरी ओर ख्याल करता हूँ तो मुझे ऐसे क्षोभ का कारण भी नहीं मालूम होता। प्रभुता पाकर ऐसा भाव होना संसार में सर्वत्र देखा जाता है। पवित्र समझी जाने वाली वस्तुओं के साथ भी ऐसा बर्ताव होता ही है। मुंह पर अप्रीति का बात न करनी भी मनुष्य का स्वभाव है। खिलाड़ी सभी बाजियां नहीं जीता करते, तो मुझे इस असफलता पर क्षोभ क्यों? ब्रग ग्रबू 7 अगस्त 34। कल सवेरे रेडिट से प्रस्थान करते वक्त एक बार फिर प्रधान देवालय देखने की इच्छा हुई। पहले लिखने में हमने गलती की। उत्तर और 3 देवालय है, जिनमें सबसे पश्चिम वाला मैत्रेय देवालय कहा जाता है। बाकी 2 गसुडू बदुस्मर और ग्लुरब शर्मा कहे जाते हैं। दूसरी बार जाने का मतलब था उन पुराने चित्रपटों को एक बार फिर देख लेना, लेकिन उस वक्त वहां मठ के भिक्षु बैठे पाठ करते और सत्तू खाते थे। इन चित्रपटों को यहाँ के लोग ग्रग्यथंग भारतीय चित्रपट कहते हैं। इनकी संख्या 16 है। कुछ छोटे चित्रपट भी भारतीय धर्म के हैं। सन 1236 में चंगेज खा के सेनापति 2-3 ने रेडिडू मठ को जला दिया था, इसलिए उससे पहले की चीजों में ये चित्रपट और कुछ ही और चीजें हो सकती है। उसी समय उक्त सेनापति ने ग्रलखिंग को भी जलाया था। ग्रग्य लह के बारे में लिखते वक्त मैंने लिखा था, कहते हैं, तुर्कों के युद्ध के समय मंदिर में आग लगा दी गई थी। समझ में नहीं आता तुर्क कब इधर आए। अब मालूम होता है ग्रग्य लह खिम का पहला नाम ग्यनखक राजगृह था। वहां का पाषाण स्तंभ भी इस बात की पुष्टि करता है। तुर्की से वहां के लोगों का मतलब मंगोल लोगों से ही है। मंगोलिया की ओर से आने वाली सेना का रास्ता भी तो इधर से ही था। रेड से चलते वक्त आकाश मेघाच्छन्न था। आगे चलने पर बूंदाबांदी भी शुरू हुई। रास्ते में एक आध जगह चमड़ी के हिलों से खेत जोते जाते देखे। यह शायद हमारे यहाँ के माघ पूस की जुताई की भांति खेत को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए होगा। 12 बजे हम फिर फुनदो के घाट पर पहुँचे। उतरने में बहुत देर न लगी। उस दिन फुनदो ही में रहना था। स्तंभ लुडू से लिए दोनों आदमियों को छोड़ना था, इसलिए एक आदमी की जरूरत थी। गंदन चौकोर के लिए 6 साड़, प्रायः 2 स्माइली फेस तय हुआ। सीधे जाने से 2 दिन का ही रास्ता है। आज लंबी मंजिल थी और 6 लाख की बड़ी का पार करना था, इसलिए 7 बजे ही रवाना हुए। आखिरी 5 मील के रास्ते को छोड़ बाकी पहले ही वाला रास्ता था। नए रास्ते में रिंचैनाग, रत्नशिला, मठ मिला। हमारा नया नौकर जल्दी गंदन चौकोर पहुंचाकर लौटना चाहता था, इसलिए वह नाक की सीट पर आगे यगे खच्चर ले जा रहा था। सामने एक पहाड़ पर कुछ स्तूपों सहित एक मठ देखा। उसने समझा यही पोतो है और हमें लेकर 3 बजे वहां पहुंच गया। पूछने पर मालूम हुआ ये तो ब्रग्यव पृष्ठशिला बिहार है। इस मठ का संस्थापक श्रग ग्रग्यव डोम के शिष्य पोतो 1027-1104 ई0 का समकालीन था। इस प्रकार मठ की प्रथम स्थापना 11वीं सदी में हुई थी, पर उस समय का मठ कुछ नीचे था। आजकल इस मठ में एक अवतारी लामा रहता है। इससे पहले का तीसरा लामा बड़ा सिद्ध समझा जाता था। उसी की समाधित्रालय घर में हम लोगों का आसन लगा। समाधि नहीं, एक छोटे से स्तूप के अंदर लामा का मृत शरीर ही पद्मासनासीन रखा हुआ है। इन प्रकार के सुरक्षित रखे मृत शरीर को यहाँ वाले मर दोड कहते हैं।
मर जाने पर शरीर को नमक के भीतर रख दिया जाता है। 2 महीने में शरीर सूख जाता है। फिर शरीर पर एक प्रकार का लेप करके स्तूप में रख दिया जाता है। किन्हीं किन्हीं स्तूपों में छोटे छिद्र रखते हैं, जिससे लोगों को लामा का दर्शन होता है। हमारे पास के मृत आमा के स्तूप का छिद्र काफी बड़ा है। हमने जैम्प की रोशनी में फोटो लेने की कोशिश की, देखें सफलता हो तब। लासा 10 अगस्त 34। परसों शाम को मुझे लासा लौटाना पड़ा। मैंने 1 सप्ताह और बाहर ही रहने का विचार किया था। पोतो, गंदन चौकोर, येरवा जैसे मठ तथा भोट सम्राटों के समय के 2 पाषाण स्तंभों को देखना जरूरी था, किंतु परसों सवेरे हमारे। धन्यवाद। नेटसेट जेएफ टीजीटी पीजीटी पीजी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आप मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से आप देख व सुन सकते हैं।